क्यों है कि आप खुद ही लगे रहते हो? झाड़ू निकालना है तो आप, कहीं मतलब घास लगाना है तो आप, कहीं दीवार निकालनी है तो ईंटें चकने का काम आप, ऐसा क्यों है कि आप खुद ही लगे रहते हो? सर देखिए, जिस गांव का मुखिया या जिस परिवार का मेन सदस्य आगे होकर जब काम करेगा फील्ड में, तो पीछे कुछ ऐसे काम है जहां हम मजदूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पैसा खर्च करने की पंचायत की गांव की ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे काम है। और जब गांव का मुखिया या गांव का सरपंच आगे होकर वो काम करेगा तो गांव के दूसरे लोग हैं, अन्य युवा साथी है, वो सीखेंगे और वो करेंगे। यार सरपंच लग रहा तो हम लगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों इस समय मेरे साथ है मेरे सहयोगी पत्रकार राजकुमार। हम आपकी आवाज़, अमर उजाला, सच कहूँ। और मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गांव जोथड़, जिला सिरसा के सरपंच विनोद सारण। दोस्तों जैसा कि हरियाणा के अंदर सरपंचों का जो कार्यकाल है उसको 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इसी क्रम में अब नए जो सरपंच हैं वो आने वाले कुछ ही समय बाद चुने जाएंगे। हम आज की इस बातचीत के दौर में विनोद सारण जी से बात करेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या अनुभव किया, क्या कार्य इन्होंने अपने गांव में करवाए। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि सरपंच विनोद सारण जो है एक बहुत ही बहुचर्चित शख्स हैं, जिला सिरसा के सरपंचों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ आते हैं। वैसे तो हर प्रतिनिधि अपने गांव में अपनी अक्षमता के अनुसार अच्छे कार्य करवाता है, लेकिन इन्होंने जो कार्य गांव में किए हैं उनकी जो रूपरेखा है, उनका जो चर्चा है वो पूरे एरिया के अंदर है। तो हम इनसे जानेंगे कि सरपंच पद पर रहते हुए व्यक्ति कैसे समाज को सुधार सकता है, इन्होंने पिछले 5 वर्ष में क्या क्या सीखा। और मैं कहता हूं कि जो आज की हमारी वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि जो लोग जो अपने अपने गाँव में सरपंच प्रतिनिधि का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या तैयारी किए बैठे हैं, उनको इस वीडियो से समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि उनको क्या कार्य ज़रूरी हैं। तो हम जानेंगे विनोद से आज की चर्चा के अंदर कि उन्होंने क्या सीखा, क्या किया और क्या था जो वो नहीं कर पाए, जो वो करना चाहते थे। पूरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है आज की इस वीडियो में वो हमें बताएंगे। तो मैं आगे की जो कार्रवाई है वो अपने साथी से कहता हूँ कि वो जो है सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे विनोद सारण जी से और वो हमें बताएंगे। तो स्वागत है विनोद सारण जी आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर राजपाल। साथियों 17 जनवरी को सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। हालांकि अभी चुनावों की जो डेट है वो घोषित नहीं हुई है, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जैसा कि मेरे साथी डॉक्टर राजपाल ने बताया कि काफी अच्छा अनुभव रखते हैं युवा सरपंच विनोद सारण। ये अपने क्षेत्र में नहीं, मैं ये कहूँ जिला के अंदर चर्चित रहते हैं। चर्चा का विषय जरूर है, क्यों चर्चित रहते हैं, अक्सर क्या ऐसी मतलब इनकी ऐसी गतिविधियां रही जिसकी वजह से ये चर्चा में रहे, और क्या विकास की रूपरेखा इन्होंने खींची, 5 साल में कितना विकास करवाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या इन्होंने कदम उठाया, तमाम बातें करेंगे। आज हम सवालों से घेरने वाले हैं सरपंच साहब आपको। 2 रिपोर्टर के साथ आज एक सरपंच है, देखते हैं मुकाबला कितना टफ होता है।
सबसे पहला मेरा सवाल है विनोद जी सारण, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कभी ये सोचा था भी मैं गांव का एक प्रतिनिधि बनूंगा, सरपंच बनूंगा? ये बताइए सबसे पहले। देखिए सर, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक बार मेरे टीचर रहे हैं सर हरपाल जी बंसदार से। उस टाइम मैं 1986 में छठी में पढ़ा करता था, तो मैंने एक देशभक्ति गीत गाया था गणतंत्रता दिवस पे। तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि आज का बच्चा कल का नेता, यानी ये लड़का कुछ न कुछ इस गांव के लिए करेगा और बनेगा। उनकी बात है वो सही हुई है। विनोद जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा वो 2 लाइनें सुना दीजिए जो आपने सरपंच बनने से पहले जो गीत की बात आपने की। जो उस टाइम मैंने गीत, जो उस टाइम का जो गीत था जी, वो गीत ये था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं। ये मेरा वो गीत था देशभक्ति, जिसने मुझ पे बड़ी अमिट छाप छोड़ी। ये तो मनोज कुमार पे फिल्माया गया था, अब तो मनोज कुमार को भी तो ये गीत आप कहाँ, वैसे भी स्कूलों के अंदर भी या गांव के अंदर भी सरपंच बनने से पहले आपके जो ये गूंजते रहे? ये उस टाइम जी रेडियो का दौर था और रेडियो हर घर में होता था। मेरे पिताजी के पास रेडियो था और ये गीत आते थे, तो मैंने सोचा भी 26 जनवरी पे मैं कोई ऐसा अलग से करूं। तो मैंने ये देशभक्ति गीत की तैयारी की। अभी भी वो गीत मुझे याद आता है और वो बात याद आती है। तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चा ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा, तो उनके बदौलत ही मैं आज ये जो क्रांतिकारी शहीद है उनको पढ़कर ही मैंने सोचा भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब आपको 5 वर्ष पूर्व आप सरपंच चुने गए थे, तब आपके मन में क्या था? जब जीत कर घर आए थे, दूसरे दिन की सुबह हुई, सुबह होने के बाद में आपके मन में क्या आया था कि मैं सबसे बड़ा क्या कार्य अपने गांव में करूंगा? क्या आपने वो किया? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस टाइम मैंने चुनाव जीता, सबसे पहले तो अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस करना ज़रूरी होता है कि मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे, मतलब ये एक विश्वास नहीं हो रहा था। इतना बड़ा पद भी मतलब गांव ने ऐसे दे दिया। सबसे पहले तो वहाँ पे आप में अहंकार नहीं आना चाहिए या इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। गांव ने एक दिया है पद, तो जब अगली सुबह आई तो मैंने सोचा भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाना। ऐसा आज का युग है, ऐसा समाज है, सबको जाति पाति से हटकर सबको खुश रखना, और इतने वादे किए थे और वादों के मुताबिक मुझे चुना गया। तो जहाँ कहीं मेरे मन में था कहीं ऐसी चूक ना हो जाए कि लोग ये सोचे यार ये तो वोट हमने गलत कर दिया, तो सबसे पहले मेरे मन में ये था कि सबसे पहले मैं प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान करूं। उसके बाद मेरे मन में ये था कि मैंने लोगों के साथ वादे किए हैं। और मैं एक सर आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आप विकास सही मायने में क्या है? विकास सही मायने में यह है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले, प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिले, प्रत्येक नागरिक को मेडिकल सुविधा मिले, हर घर तक पानी की बिजली की व्यवस्था हो। ये जो है ना, ये सही मायने में ये विकास है। कोई पक्की नालियाँ खाड़ियाँ बनाने से विकास नहीं होता। और दूसरा, अपने गांव की हर समस्या का हमें अनुभव होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कहाँ क्या करना है। वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी पिछले 10-15 वर्षों से, और उन्हीं की बदौलत मैंने ये कदम उठाया। क्यों ना मैं सरपंच बन के, ये समस्याएं बिना पद तो हो नहीं सकती थी, और गांव ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया। और मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने 90% वो चीज़ें, मैंने एक पॉइंट किया था उस टाइम सर, मेरे गाँव में आप पूछ सकते हैं कि गलियाँ ऐसी बना दूंगा आप थूकेंगे तो ठन्नी सी लगेगी। तो वो गलियाँ मैंने लगभग ऐसी बनाई है। तो यही मन में था भी कैसे अपने आप पे इन चीज़ों को आज के हालात में काबू रखते हुए ये सब करूं। तो परमात्मा ने और लोगों ने साथ दिया, और साथ में मैं सामाजिक प्राणी था, समाज के भी काम करने थे। इसके अलावा मतलब ऐसी जो व्यवस्थाएं थी। और सर मैं एक आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, MP का चुनाव होता है राष्ट्र के लिए, MLA का चुनाव होता है एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन जो गांव का चुनाव होता है वो गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों के लिए होता है। और एक सरपंच बनने का मतलब ये नहीं होता भी मैं सरपंच बन गया हूँ उसके बाद मैं मतलब अपने घर बैठूँ, या मुझे लोगों में रहना होगा, लोगों की समस्याओं को जानना होगा। और आप मेरे गांव में पूछ सकते हैं, मैंने 80%
जो हम कहते हैं हस्ताक्षर वगैरह या जो फार्म टेस्टेड होते हैं, मैंने गांव में फील्ड में चलते हुए किए हैं। और मैं 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, कभी भी मैंने ये कुंडी नहीं लगाई है भी आप किसी टाइम आओ। विनोद जी, विकास पे हम चर्चा आपसे लगातार बिल्कुल करेंगे, पर बीच में मैं उस बात पर तो नहीं आया अभी तक, विकास की हम पूरी चर्चा करेंगे आपकी। पर सबसे पहले आप ये बता दीजिए, जब आप चुनावों को लेकर जब मैदान में थे तो आपको था भी मैं जीतूंगा, कितने लोग आपके सामने थे? तो आपकी ये भी देखो, मैं एक मंझला किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मेरे सामने भी कौन लोग हैं, कभी विश्वास था आपको भी मैं बागडोर संभालूंगा? सर बिल्कुल। जब मैं चुनाव मैदान में आया उस टाइम मेरे गांव में गौशाला में कथा चल रही थी, तो मैंने युवा साथियों को और बहुत से लोगों को कहा यार मैं गांव की सेवा करना चाहता हूं। तो कुछ साथी ऐसे थे जो डरे हुए थे कि यार इतने बड़े जो लोग हैं, इतने धुरंधर लोग हैं, उनको विरासत में सरपंची मिलती है और वो इतने मतलब राजनीति में परिपक्व हैं, उनकी बहुत बड़ी पहुंच है, और आप एक छोटे से किसान के बेटे या छोटे से कार्यकर्ता होकर आप उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ कहीं हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मैंने कहा नहीं, जब एक बच्चा समाज सेवा करना चाहता है तो उस पर परमात्मा का भी आशीर्वाद होता है, लोगों का भी आशीर्वाद होता है, लोगों की भावनाएं कभी गलत नहीं जा सकती। जिस टाइम मैं गौशाला में बैठा था, मेरा एक ही लक्ष्य था भी मैं हे गौ माता, मैं आपकी सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे सरपंच बनाना है, मैं सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा कामयाब और ऐसा मजबूत व्यक्तित्व चाहिए, मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं अकेला नामांकन भर के आया। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे ये तो गलत हो गया है, ये अकेला बच्चा रो। मुझे पूर्ण विश्वास था, और ये प्रकृति का बहुत ज़बरदस्त मेरे पे बड़ा मतलब ये लागू हुआ नियम। मैंने कहा प्रत्येक जन जन के बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि इस बार सरपंच हो तो ये विनोद कुमार हो, इनका चुनाव निशान है प्रत्येक नागरिक को दिखाई। कितने धुरंधर थे आपके सामने? देखिए जी, उनका बहुत बड़ा रुतबा था, वो सिरसा जिला के माने हुए किसान थे, और इसके अलावा उनके साथ जो लगे हुए थे वो पूर्व सरपंच थे या इस तरह के, वो मतलब हर तरह से धड़े थे, कहने का मतलब धड़े थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उनके आगे कुछ नहीं था, लेकिन मैं एक ही मुझे विश्वास था भी गांव के लोग जो चाहते हैं, कहते हैं नहीं कि लोगों के मुंह से राम बोलता है, लोगों ने पहले कह दिया था कुछ हो ये बच्चा इस बार तो गांव की सेवा के लिए तैयार है। और यही नहीं, अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि ये अपनी बात पे खरा उतरा है, इसने गांव के लिए वो कुछ किया है जो हम चाहते थे। आज भी लोग जहां कहीं यही कह रहे हैं कि ये बच्चा ठीक चल रहा है, ठीक है, वो आगे गांव की मर्जी है। जैसे किसी समाज को अगर मुँह पर उठाना चाहें, अभी आपने भी पहले कहा था कुछ देर पहले कि मैं शिक्षा अगर किसी गांव की मजबूत होगी तो वो गांव वो समाज मजबूत होगा। आपने अपने गांव में जब से सरपंच बने उसके बाद में अपने 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा के लिए क्या किया? सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। सबसे ज़रूरी अगर किसी समाज को, किसी गांव को या देश का उत्थान करना हो, जब आगे लेकर जाना हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए ऐसा है, मेरे गांव में पहले कोई शिक्षा अच्छी नहीं थी या हमारे गांव में इतने कोई नौकरी पैसे वाले नहीं थे, लेकिन मैंने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। मेरा ये मन था कि इस स्कूल में और ज़्यादा बच्चे आएँ। गाँव में जो चाहे वो भट्टे पर बैठे हैं, चाहे वो किसी मजदूर के गरीब के बच्चे हैं, वो उस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएँ। तो मैंने सबसे पहले स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं कराई, चाहे वो पार्क का निर्माण करवाया, चाहे वो पानी व्यवस्था करवाई, चाहे टॉयलेट्स की व्यवस्था करवाई, चाहे जनरेटर्स हैं या जो इंटरलॉक गलियां हैं, इस तरह की वो इसलिए करवाई कि वो आजकल का दौर है जो प्राइवेट स्कूलों का दौर है, तो वो बच्चे ये ना समझे कि मैं तो यार एक ऐसा स्कूल है जो सरकारी स्कूल को आज के बच्चे हैं वो इतना अच्छा लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आधुनिकता का हिसाब है ना। उस हिसाब से मैंने सरकारी स्कूल को मॉडलाइज करने की कोशिश की और उसका हमें फ़ायदा भी हुआ। और इसके अलावा में जो स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी है, जो गेम्स हैं, चाहे वो बाल दिवस के रूप में या गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये वो कार्यक्रम है जो लोगों को इस ओर खींच कर ले जाता है। ये एजुकेशन के लिए मैंने ये प्रयास किया है। सर आपके प्राइवेट कुछ समय पहले आपके जो सरकारी स्कूल की जो हालात थी, स्ट्रेंथ न होने की वजह से काफ़ी हमने देखी थी भी, काफ़ी देने थी, उसके बाद आपने क्या प्रयास किया? बच्चे कितने के आपके मार्गदर्शन में, आपके कहने से सरकारी स्कूल में दाखिला ले पाए?
सर मैंने 2 साल लगातार 2017 और 18 में गांव में रैलियां निकाली बच्चों को लेके, और मैंने माँ बाप है पेरेंट्स हैं उनको समझाया भी सरकारी स्कूल किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वहाँ पे अच्छे मतलब टीचर्स हैं और गेम्स भी अच्छे होते हैं। आप अपने बच्चों को जो मध्यम वर्ग के जो किसान हैं या मजदूर तबके के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मैंने समझाया कि आप वहाँ पे फीस मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो आप सरकारी स्कूल में आपके बच्चे सेफ होंगे, आपकी नज़रों में होंगे, अच्छे टीचर्स हैं, गांव में आपको किसी तरह की कोई दुविधा नहीं आएगी, ना हमें कोई यातायात के साधन की ज़रूरत है, और आपके बच्चे और सरकार की तरफ से भी मिड डे मील की व्यवस्था है। इसके अलावा वहाँ पे बच्चों को ड्रेस मिलती है, जूते मिलते हैं या किताबें मिलती है। तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और जहाँ कहीं इस बात का असर हुआ और बच्चों की संख्या बढ़ने लग गई। तो सर आप एक बार हम आपके गांव में गए थे, उस टाइम में आप स्कूल में बैठे थे, कई बच्चे आपको सरपंच कम और मास्टर ज़्यादा बता रहे थे, ऐसा क्यों था? ये सर ऐसा था कि मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ तो मैं उनको नैतिक शिक्षा पे बातें बताता हूँ। नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के अलावा हमारी सभ्यता संस्कृति है, भौगोलिक परिस्थिति है, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। तो वो चीज़ें सारी मैंने कॉलेज टाइम में या आप कह लीजिए स्कूल टाइम में मैंने जो सीखी मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। उनको ये भी हमारी भौगोलिक परिस्थिति की भी जानकारी की ज़रूरी है, हमारी संस्कृति के बारे में, यही हमारा एजुकेशन का पार्ट है। इसलिए वो बच्चे मुझे टीचर्स के रूप में स्वीकार कर रहे थे। अच्छा, जैसा आपने पिछले दिनों एक गांव में सुना है कि हर्बल पार्क बनाया था, तो एक तो उसके बारे में बताइए। दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आम गाँव के सरपंचों से हम मिलते रहते हैं, हमने देखा है कि जब उन्होंने कोई विकास कार्य करवाना होता है तो वो मजदूर या गांव के लोगों को लगा करके वो काम करवाते हैं और खुद नहीं काम करते। लेकिन आप ऐसा क्यों है कि आप खुद ही लगे रहते हो? झाड़ू निकालना है तो आप, कहीं मतलब घास लगाना है तो आप, कहीं दीवार निकालनी है तो ईंटें चकने का काम आप, ऐसा क्यों है कि आप खुद ही लगे रहते हो? सर देखिए, जिस गांव का मुखिया या जिस परिवार का मेन सदस्य आगे होकर जब काम करेगा फील्ड में, तो पीछे कुछ ऐसे काम हैं जहां हम मजदूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पैसा खर्च करने की पंचायत की गांव की ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे काम हैं। और जब गांव का मुखिया या गांव का सरपंच आगे होकर वो काम करेगा तो गांव के दूसरे लोग हैं, अन्य युवा साथी है, वो सीखेंगे और वो करेंगे, यार सरपंच लग रहा तो हम लगें। तो वहाँ पे हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम खुद करना चाहता हूँ ताकि दूसरे बच्चे हैं वो कुछ सीखें और दूसरे युवा साथी हैं, दूसरे लोग, यार गाँव का सरपंच ऐसे कर रहा है या मुखिया ऐसे कर रहा है तो हमें जहाँ कहीं ज़रूरत है इनके साथ लगने की, इसका बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि सारे काम ज़रूरी नहीं हम बजट से करवाएं, लेबर से करवाएं, कुछ काम ऐसे हैं जो हम, चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, पौधारोपण की व्यवस्था है, या उनमें पानी डालना है, या जैसे बरसात आई हर्बल पार्क टूटा तो वो कस्सी से काम करना है। हम जमींदार के बेटे हैं, इतनी कोई वो बात नहीं है। सरपंच बन जाना कोई अपने आप में इतना बड़ा वो नहीं है भी हम कोई बहुत बड़े पद पर चले गए। एक जमींदार के बेटे ये तो कर ही सकते हैं। सर 5 साल का कार्यकाल आपका 17 जनवरी को पूरा हो गया है, तो इस 5 साल में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत पैदा हुई गांव के विकास के अंदर, या कुछ और भी कोई राजनीतिक कारण भी रहे कि आप इस विकास को लेकर कुछ पीछे अपने कदम खींचे हों? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ मुझे कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं आई। दूसरा, मेरे गांव ने सपोर्ट की है, चाहे मेरे सामने जिन बंधुओं ने चुनाव लड़ा है या जो भी, हमारा गांव एक ऐसा गांव है वहाँ वोट डालने के बाद हम सभी एक भाईचारे से काम करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर एक क्षेत्र में। लेकिन कुछ ऐसे इस बार, जैसे पहले नोटबंदी का आया था, उस दौरान हमें थोड़ी सी 2-3 महीने के लिए एक ODF खुले में शौच मुक्त के लिए 2-3 महीने में बहुत प्रयास करने पड़े। उसके अलावा जो दिक्कत आई, एक तरफ तो किसान की जो पराली जलने का मामला है, एक तरफ हम खुद किसान के बेटे, और एक तरफ सरकार का ये कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण ना हो, पराली को रोकना, इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसी आई। एक बीच में सच्चा सौदा का मैटर, उस टाइम भी भाईचारे की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद ये जो 10 महीने कोरोना काल के गए हैं, ये कहीं न कहीं विकास पे एक हिसाब से विकास की रफ्तार धीमी की है। और आप ये लगा लीजिए कि ये 10 महीने ना, ये हमारे लिए बड़े डिफ़िकल्टी गए, ये क्योंकि जीने मरने के थे। यहाँ पे हम केवल मात्र ये अपने आप को सुरक्षित रखना, गांव को सुरक्षित रखना, ये 10 महीने, और कुल मिला के आप मानेंगे जो सही कार्यकाल वो 3 साल का रहा है। पहला वर्ष है जो नए हम जैसे सरपंच जो आए थे उनको पूरा फील्ड का ज्ञान नहीं था, और उसके बाद जो ये लास्ट 10 महीने है, बीच में हमने 3 वर्ष में इतने काम करवाए हैं सर। जैसे आप को पूरा एक्सपीरियंस है, 5 वर्ष आपने
मतलब जो है कार्यकाल संभाला है सरपंच का, आपने बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा, हर तरह का समय देखा है। अभी दोबारा सरपंच के इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, नए सरपंच बनेंगे, नए मतलब लोग जो है प्रतिनिधित्व गांव का संभालेंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि उनको कैसे कार्य करना चाहिए और क्या मतलब उनको सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ें गांव में होती हैं, वो आप नए सरपंचों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बहुत ही स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ। एक तो अब अगर आपके मन में ये है कि मैं काफ़ी रुपए लगाकर और दारू बांटकर भ्रष्टाचार फैलाकर गांव का सरपंच बनूं, तो आप बिल्कुल ये मत कीजिए। फिर समाज का भला नहीं होने वाला, गांव का भला नहीं होने वाला। दूसरा, अगर वास्तव में आप गांव का सरपंच बनकर आप सेवा करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको गांव की पूरी हर तरह की जानकारी हो। आपके स्कूल के हालात कैसे हैं, वाटर वर्क्स के हालात कैसे हैं, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है, आपके गांव में दुकानें कितनी हैं, आपके गांव के बच्चे कहाँ कहाँ कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपके यातायात के साधन का क्या है, आपकी गलियां कैसी हैं। आपको पूरी फील्ड की जानकारी और आपके पास पूरा समय हो, आप समाज को और गांव को समय दे पाते हों, आपके दरवाजे हमेशा खुले रहें और बिना भेदभाव। आप ये जो थाना तहसील कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करना है, इस तरह करना है, तो आप कतई चुनाव मैदान में मत आइए। आज के लोग हैं, आज के जो युवा हैं वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। आज समाज को चाहिए लोगों के अंदर रहने वाला बंदा। अगर आपने समाज की सेवा करनी है, वास्तव में गांव को आगे लेकर जाना है, गांव में भाईचारा रखना है, तो आप सरपंची के मैदान में आइए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अच्छे रुपए लगाकर अच्छी दारू बांटकर मैं गांव का सरपंच बन के गाड़ी पे बड़ा सा नाम लिखा कर ये कतई करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज का युग है वो ये चाहता है कि प्रत्येक नागरिक का मान सम्मान हो, प्रत्येक नागरिक के फंक्शन में, चाहे वो स्कूल की एक्टिविटी है, खेलों का कार्यक्रम है, गांव के हर क्षेत्र में वो तैयार मिले। ऐसा बंदा गांव का सरपंच चुना जाना चाहिए और उसी को मैदान में आना चाहिए जिसको हर फील्ड का ज्ञान हो। चलिए, अंतिम प्रश्न हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अगर सरपंच प्रतिनिधि चुने तो किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह के व्यक्ति को सरपंच प्रतिनिधि चुने, किस व्यक्ति को वोट करें? सर, एक तो वो मृदुभाषी, अच्छा बोलने वाला, लोगों की बात सुनने वाला। दूसरा, भ्रष्टाचारी ना हो, करेक्टरलेस ना हो, ऐसे उस पे मतलब जैसे कोई क्रिमिनल सिस्टम ना हो, कहीं पर वो नशा करने वाला ना हो, इस तरह का व्यक्ति हो तो उसको कतई वोट ना दें, वो समाज के विरुद्ध वोट होगा। और एक मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा, मैं जय जवान जय किसान का नारा ज़रूर लगाऊंगा। जय जवान जय किसान, क्योंकि जवान और किसान के बगैर हमारे देश की कल्पना नहीं की जा सकती। जवान सीमा पे रक्षा करता है देश की और किसान देश का पेट भरता है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा कि आप ऐसा मुखिया चुने, ऐसा सरपंच चुने जो आपके लिए समय निकाल सके, जिस पे कोई क्रिमिनल केस ना हो, जो एक अच्छा बोलने वाला, प्रत्येक नागरिक में मान सम्मान करने वाला हो, भ्रष्टाचारी ना हो, उसको गांव की हर चीज़ की जानकारी हो और जब आप उसको रात को 2 बजे फ़ोन करें तो वो आपके समक्ष मिले। ऐसा आप मुखिया चुने, क्योंकि आपके पास एक ही अधिकार है, वो मत का अधिकार। वो आपने देना है पर्दे के पीछे। और आपने 10 कैंडिडेट है, आपका परिवार का कैंडिडेट का भाई कैंडिडेट है, कितना बड़ा शख्स से पूंजीपति कैंडिडेट है, लेकिन आपने नेक दिल इंसान चुनना है जो लोगों की बात सुने और जिंदा दिली से गांव पे। सवाल है मेरा सरपंच साहब, लास्ट सवाल आपसे मेरा है। कहावत है कि नेता जब जीतने के बाद चंडीगढ़ बैठ जाते हैं और सरपंच बीडी ब्लॉक में बैठ जाते हैं। देखो, मैं तो चंडीगढ़ कभी गया नहीं सर। मैंने तो अपनी फाइलें यहीं से। नहीं, वीडियो ब्लॉग में तो आप जाके बैठने का कि क्या जुमला है कि वीडियो ब्लॉग में बैठ जाते हैं? नहीं, वीडियो कहते हैं सर, लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे सर। नहीं, बिल्कुल सही। वीडियो ब्लॉग में अगर आपका काम हो, आप ग्राम पंचायत का प्रस्ताव पास करके वीडियो साहब से गांव के लिए कोई विकास योजना लेकर जानी हो, गांव में कोई पेड़े गुलाबी कार्ड की व्यवस्था हो या कोई मकान दिलाने, फिर तो आप वीडियो ऑफिस में बैठिए। नहीं तो ये वीडियो ऑफिस में जाके कचहरी करना, चाय पीना, ये तो बिल्कुल आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भी मैं वहाँ 4 घंटे समय खराब करूँ और गांव में मैं रहूँ ना, गांव के लोग मेरी वेट करते रहें, मुझे फ़ोन करते रहें, डीकते रहें, तो ये तो अच्छी बात
नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। और नेता चंडीगढ़ बैठे हैं, ये भी गलत है। नेताओं को भी अब फील्ड में आना पड़ेगा, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों की बातें गांव में सुननी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा उनके बीच में। आप गायकार बहुत अच्छे हैं, एक बस 4 लाइनें कोई अच्छा सा गीत सुनाइए, आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। सर सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब एक बात सवाल बीच में कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी। आपने जब हामिद अख्तर एसपी थे सिरसा के, उस टाइम में जब नशा मुक्ति के कार्यक्रम हुआ करते थे, उससे पहले तो आप समा बांध दिया करते थे, बड़े अच्छे गायकी आपकी रही। 2 लाइनें सुना दीजिए। सर वो दौर बहुत अच्छा दौर था, और मैं गायकार तो जो बचपन से ही हूँ, मैं आज भी हूँ मैं अभी भी जहाँ जैसा माहौल मिलता है या जैसा मंच मिलता है मैं वैसा कर लेता हूँ। अभी गौशाला वगैरह में मंच है। हाँ मंच है, तो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। एक है जो भजन है, मैं भाई भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर ना पाओगे। दरस करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा से। ये हरियाणा के गायकार ने गीत गाया है। उनका कहने का मतलब है आप जवानी में तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, जवानी में दान कर सकते हैं, जवानी में समाज का काम कर सकते हैं, और जवानी में ही आप भजन सुन सकते हैं या अच्छे कीर्तन सुन सकते हैं। ये सब जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। तो ये थे गांव जोतड़ के विनोद सारण सरपंच, जिन्होंने अपने 5 साल के पूरे एक्सपीरियंस बताए, और इन्होंने ये भी कहा कि हमें कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, और सरपंच को सरपंच बनने के बाद में गांव में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे समय देना चाहिए, सारी बातों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इन बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो और अपने आसपास की खबरों के लिए हमारे चैनल को हम आपकी आवाज़ और हमारे फेसबुक पेज हम आपकी आवाज़ को आप लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं राजपाल वर्मा, राजकुमार पत्रकार और विनोद सारण सरपंच के साथ।